अभी तक केमिकल इक्विलिब्रियम पर हमारे 2 लेक्चर हुए हैं मुझे लग रहा है, ठीक है ना। उसमें हमने पहले लेक्चर में पर सिर्फ केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा है, जिसमें कि हमने पढ़ा था कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकाला जाएगा, या रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इनके बारे में बातें की, ठीक है ना। कुछ 1-2 ग्राफ देखे और उसके बाद अगली क्लास में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डेरिवेशन किया था, ठीक है ना। और वो डेरिवेशन कुछ इस तरह से बन के आया था, ठीक है ना। पढ़ा होगा आपने, याद ही रहा होगा, भूले तो नहीं हो ना। फॉर ए जनरल रिएक्शन, किसी एक जनरल रिएक्शन के लिए क्या थी जनरल रिएक्शन? जनरल रिएक्शन बताओ क्या थी? AA प्लस BB गिव्स आउट CC प्लस DD, CC प्लस DD। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला बनाया था हम लोगों ने, Kc इक्वल टू C की पावर C इंटू D की पावर D अपॉन में A की पावर A और B की पावर B। और ये भी बात साथ ही साथ ये भी बात जान ली थी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो वेरिएबल होती है। वेरी गुड, ठीक है ना, वेरिएबल होती है। उस पर बेस्ड 1-2 न्यूमेरिकल भी किए थे, लेकिन अभी 1-2 न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद फिर Kp और Kc में रिलेशन पढ़ेंगे, एक नया टॉपिक। चलिए क्वेश्चन लिखिए पहले, है ना, इस पर बेस्ड लिखिए। व्हाट इज Kc फॉर द रिएक्शन? व्हाट इज Kc लिखें। व्हाट इज Kc फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, है ना। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज Kc फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। फॉलोइंग इक्विलिब्रियम व्हेन द इक्विलिब्रियम concentration, when the equilibrium concentration are equilibrium concentrations of each substance are given by देखिए क्या क्या दे रखा है आपको। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, मतलब इक्विलिब्रियम के समय पर SO2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी है? 0.60 मोलर। O2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी है? 0.82 मोलर। सीधे सीधे क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है, एकदम आसान है, ठीक है ना। 0.82 मोलर, सिर्फ कैलकुलेशन करिएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और SO3 की क्या है? SO3 की कॉन्सेंट्रेशन दी है 1.90 मोलर। आप समझ गए होंगे कौन सी रिएक्शन की बात कर रहा होगा, बताइए। फॉर द रिएक्शन, क्या आपके दिमाग में आ रही है कोई रिएक्शन? इन 3 रिएक्टेंट, मतलब इन 3 सब्सटेंस को देखकर कोई रिएक्शन आ रही है दिमाग में? वेरी गुड। SO2 प्लस O2 गिव्स आउट SO3। बताइए बैलेंस है या नहीं है? नहीं है, तो बैलेंस करवाइए। यहाँ पर कितना? 2 SO2 प्लस O2 गिव्स आउट 2 SO3, 2 SO2 प्लस O2 गिव्स आउट 2 SO3। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। बहुत अच्छे, बढ़िया, ठीक है। चलो करो। अब इसका हमें क्या निकालना है? Kc, ठीक है। ध्यान से देखो, एकदम आसान है, जल्दी जितनी जल्दी हो सके इसका Kc निकाल के बताइए मुझे, ठीक है ना। ठीक, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, है ना। देखिए क्या होगा, सीधे सीधे रिएक्शन दे ही रखी है, बस Kc लिखना है। तो क्या आएगा? Kc इक्वल टू SO3 का होल स्क्वायर। ऊपर क्या रहता है? ऊपर प्रोडक्ट, नीचे रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन है? SO2 का होल स्क्वायर इंटू में O2। बस इसकी वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। बताइए SO3 कितना है? 1.90 का स्क्वायर अपॉन SO2 कितना है? नहीं, हाँ ठीक है। SO2 कितना है? 0.6 का स्क्वायर इंटू में 0.82। बस इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए कुछ लोग दिमाग ये सोच रहे होंगे पता नहीं ये भी सही कर दें। भाई ये काम अब मुझसे मत कराओ ना, ये तो खुद ही कर लोगे ना। 0.82 पहले, इसके बाद से ये पॉइंट हटाइए, ठीक है। यहाँ कितने के बाद पॉइंट है? 2 के बाद पॉइंट है, तो ये 2 के बाद पॉइंट हटा दीजिए। क्या बचा? 190 इंटू 190 अपॉन में 6 इंटू 6 इंटू 82। इसको सॉल्व कर दीजिए, दौड़ते हुए आंसर आएगा। समझ गए? इसको सॉल्व करना कोई इतना मुश्किल काम तो मुझे नहीं लग रहा है। 3 2 जा 6, फिर ये देखिए कितना आएगा, बोलो ना, 95,
ठीक है, ये भी 3 2 जा 6, ये भी कितना जाएगा 95। अभी कितना होगा 95 इंटू 95 अपॉन में 9 इंटू 82, इसको सॉल्व करेंगे 12.22 क्या आएगा, यूनिट बताओ क्या आएगी, ऊपर है मोल पर लीटर का होल स्क्वायर, नीचे भी है मोल पर लीटर का होल स्क्वायर और ये है मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर के होल स्क्वायर से मोल पर लीटर का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, नीचे बचेगा 1 अपॉन मोल पर लीटर, इसका मतलब लीटर पर मोल। बहुत बढ़िया, दिस इज द वैल्यू ऑफ केसी। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हुआ, अभिज्ञान समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे जल्दी से, PCl3 PCl5 PCl3 PCl2, बता रहा हूं बच्चे, 1 मिनट यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। देखिए सेकंड क्वेश्चन, PCl5 PCl3 Cl2, निधि बताओ PCl5 का नाम, PCl5 का केमिकल नेम PCl5, PCl5, PCl3 और Cl2। हाँ तो मतलब मयंक, PCl5 का केमिकल नेम पोटेशियम। अरे गधा, किस नेम, किस मुझे भी बोल रहा है, क्या है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। PCl5 मतलब फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl3 मतलब फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और Cl2 मतलब क्लोरीन। क्लियर है ना, ठीक। तो इसने कहा ये 3 दिए हैं, PCl5 PCl3 एंड Cl2 आर एट इक्विलिब्रियम एट 500 केल्विन, 500 केल्विन टेम्परेचर पर ये इक्विलिब्रियम पर हैं, एंड हैविंग कॉन्सेंट्रेशन, और इनकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी गई है, हैविंग कॉन्सेंट्रेशंस 1.59 1.59, एक मिनट नहीं, 1.41 1.59 1.59 मोलर रेस्पेक्टिवली। ओके, कैलकुलेट Kc फॉर द रिएक्शन, कैलकुलेट Kc फॉर द रिएक्शंस। फर्स्ट में दिया गया है PCl3 प्लस Cl2 गिव्स आउट PCl5, PCl3 प्लस Cl2 गिव्स आउट PCl5, और दूसरी रिएक्शन दी गई है PCl5 गिव्स आउट PCl3 प्लस Cl2, दोनों का बताना है, ठीक है ना। चलिए करिए, ध्यान से देखिए, ये वाला मिटा रहा हूँ, पहला क्वेश्चन मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया, एकदम आसान है, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आएगा जरूर, ये ध्यान रखिएगा। शिवम ये क्या दिया है 1.41, शिवम 1.41 क्या है, कॉन्सेंट्रेशन किसकी, PCl5 की। 1.59 किसकी है, वेरी गुड, दूसरी वाली 1.59 किसकी है, Cl2 की, ठीक है ना। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि ये पहले वाले की होगी, ये दूसरे वाले की होगी और ये तीसरे वाले की होगी, जो जैसे दिया उसको उसी के हिसाब से लेंगे, ठीक है ना। अब मुझे निकालना क्या इस रिएक्शन का, इन दो रिएक्शन का Kc निकालना है। तो पहली रिएक्शन का Kc कितना आएगा, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, आर्य बताएगी, देखो आर्य बताओ, पहली वाली रिएक्शन का Kc निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएं, ऊपर PCl5 की कॉन्सेंट्रेशन, PCl5 की कॉन्सेंट्रेशन, बस की पावर 5 मत कर देना, ये नहीं कि PCl5 की पावर 5, पावर सिर्फ ये ली जाती है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, और ये ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो इसको बैलेंस करने की भी जरूरत नहीं है, समझ गए ना। तो इसलिए सीधे सीधे Kc इक्वल टू PCl5 अपॉन में कितना PCl3 और इनटू में कितना Cl2, बस इसको सॉल्व करना है। PCl5 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी है 1.41 अपॉन 1.59 इंटू 1.59, सॉल्व करिए, दौड़ के आंसर बताइए जल्दी, जितनी जल्दी हो सके सॉल्व करके आंसर बताएं। देखिए खाली इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करके आंसर आ जाना है 0.55। यूनिट बताओ इसकी, शिवांश यूनिट बताओ इसकी, पक्का यही है, हाँ ठीक है, लीटर पर मोल, जो मैंने लिखा हो सही है क्या,
सही है ना? हाँ, तो इस फॉर्म में भी लिखी देखोगे तब भी घबराना नहीं। लीटर मोल इनवर्स का मतलब क्या है? लीटर पर मोल। क्लियर है ना? बहुत अच्छे। चलो जी, सेकंड पार्ट का आंसर बताओ। सेकंड पार्ट का, तो सेकंड पार्ट के लिए क्या करेंगे? Kc इक्वल टू, बिना टेंशन लिए बता दोगे तो डायरेक्ट भी हो सकता है। कैसे सर? रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, आपने उसको जस्ट उल्टा कर दिया तो जो ऊपर थे वो नीचे आ जाएंगे, जो नीचे थे ऊपर आ जाएंगे। इसका मतलब है कि आंसर क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। यानी कि Kc डैश जो है वो 1/Kc होगा, 1/Kc होगा ना? चाहो तो डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपने मान लो ऐसे किया कि सर मैंने पूरा सॉल्व किया है, पूरा सॉल्व कर लो तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना? लेकिन ये भी पता रहना चाहिए कि जब किसी रिएक्शन को हम, अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन को अगर A से B की ओर लेके लिखा और फिर B से A की ओर लिखा, तो A से B की ओर में जो Kc होगा उसका जस्ट रेसिप्रोकल क्या होगा? B से A की ओर। समझ गए ना? मतलब अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रखे हैं, अगर मैंने इसी रिएक्शन को उल्टा कर दिया, जैसे वहां एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन में हम पढ़ते थे कि अगर रिएक्शन को क्या कर देते थे? रिवर्स, तो जो हमारी हीट होती थी वो पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती थी। समझ रहे हो ना? वैसे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगी, बल्कि क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर इक्विलिब्रियम, अगर मैंने रिएक्शन को क्या कर दिया, बार बार कह रहा हूँ, रिएक्शन को चेंज कर दिया और बस जस्ट उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया रिएक्शन को, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/Kc हो जाएगा, मतलब 1/0.55। बताइए ना कितना आंसर? इसको सॉल्व करेंगे तो 1.79 आएगा। ठीक है ना? यूनिट बताइए। अब की बार क्या आएगी? सर ये लीटर पर मोल था तो इसका उल्टा मोल पर लीटर आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा? मोल पर लीटर। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। श्योर? बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट एंड डालिए। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के लिहाज से, ठीक है? नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बार बार कह रहा हूं, रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। ठीक है ना? लिखिए जल्दी से, रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। ठीक है? रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। सुनो, Kp और Kc में रिलेशन प्रूफ करना है, रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। तो पहले पता होना चाहिए सर ये Kp क्या है और Kc क्या है। ठीक है ना? तो रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc के लिए प्लीज कॉन्सेंट्रेट। देखिए, Kp मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सुनो, Kp मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है ना? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर या प्रेशर। ठीक है? Kc मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। पहले तो ये समझो ध्यान से, ध्यान लगो। हाँ, हम जो अभी तक पढ़ रहे थे वो कौन सा वाला पढ़ रहे थे? नीचे वाला, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन को हमने पढ़ लिया है। लेकिन अब हम ये जानना चाहते हैं कि मान लीजिए आपको किसी रिएक्शन का कंसंट्रेशन ना देकर, जैसे PCl5 भी गैस थी, PCl3 भी गैस थी और Cl2 भी क्या थी? गैस। तीनों गैसेस थी। तो गैसेस पर प्रेशर भी एप्लीकेबल होता है और गैसेस वाले केस में हम लोग प्रेशर वाले भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। यानी कि अगर हमें कंसंट्रेशन ना दी गई हो और अलग अलग कंपोनेंट के इक्विलिब्रियम के समय पर पार्शियल प्रेशर बताओ तो हम उससे भी काम बना लेंगे। पहली बात तो आप मुझे बताओ, पार्शियल प्रेशर क्या होता है? कोई जानता है पार्शियल प्रेशर? किसी भी एक मिक्सचर ऑफ गैसेस में, जब किसी कंटेनर के अंदर कोई मिक्सचर ऑफ गैस भरी होती है तो इंडिविजुअल गैस का प्रेशर ही पार्शियल प्रेशर कहलाता है। पूरे मिक्सचर का प्रेशर एक होगा, उसको वो कहा जाता है टोटल प्रेशर। समझे ना? जैसे मान लीजिए किसी कंटेनर के अंदर ऑक्टेन, हेप्टेन और हेक्सेन, मीथेन, 4 5 6 गैस भर दी आपने, तो सब मिलकर जो प्रेशर डाल रही होंगी कॉर्क के ऊपर, सिलेंडर की कॉर्क के ऊपर, वो कहलाएगा टोटल प्रेशर। लेकिन सर अलग अलग इंडिविजुअल का जो प्रेशर होगा वो कहलाएगा पार्शियल प्रेशर। ठीक है ना? समझ में आ रही बात? इंडिविजुअल का प्रेशर मतलब पार्शियल प्रेशर। ठीक है? अब चूंकि हमने गैस लॉस नहीं पढ़े हैं, या ये कह लीजिए कि स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर को डिटेल में नहीं पढ़ा है, ठीक है ना, तो उस वजह से क्या होता है कि आपको चीजें नहीं पता। नहीं तो वहां पर एक लॉ आता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के नाम से, ठीक है ना, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है? तो उसको अभी फिलहाल दूर रखो, पहले इसकी तरफ ध्यान लगाओ। अब ध्यान सुनो, ठीक है भैया, ये Kp क्यों आ गया अचानक, कहां से आ गया? भाई हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है P के टर्म्स में, मतलब पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में।
कई बार क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेशन ना देकर क्या दे रखा होता है, प्रेशर दे रखा होता है, ठीक है ना, प्रेशर दे रखा होता है चीज़ों का। तो हम कहेंगे यहाँ से शुरुआत करेंगे, फॉर ए जनरल रिएक्शन, फिर वही उठाएंगे फॉर ए जनरल रिएक्शन। बार बार कह रहा हूँ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में समझ लीजिए लिखा हुआ है। जिनका अभी तक ये चैप्टर एग्जाम में नहीं आया एक बार भी, उनके एग्जाम में ये कंफर्म रखा हुआ है, जिस दिन ये चैप्टर आपके एग्जाम में आएगा ये टॉपिक जरूर आएगा, ठीक है ना। एक बात, दूसरी बात, फाइनल एग्जाम के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि फाइनल में बहुत बड़ा सिलेबस हो जाता है तो कुछ चीज़ों की वेटेज थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है ना। तो फॉर ए जनरल रिएक्शन, अगर हम कोई जनरल रिएक्शन लेते हैं, क्या AA प्लस BB गिव्स आउट CC प्लस DD, क्लियर। तो क्या होता है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, बोलो क्या होता है अब है, Kc इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, Kc इज इक्वल टू, हाँ बोलो, C की पावर C, D की पावर D अपॉन A की पावर A। बहुत बढ़िया, चलो ये आपको पता है, हो गया, बहुत अच्छे। अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ के बाद हम क्या जानते हैं, फिर हम अक्सर चीज़ों को, जब हमें कोई चीज़, अच्छा ज़्यादातर आपने देखा होगा जब हमें कोई फॉर्मूला डेराइव कर चुके होते हैं हम, और हमें उसे किसी और टर्म में करना होता है या किसी और टर्म में उसका रिलेशन निकालना होता है, तो वो कोई डेरिवेशन नहीं रह गया, सिर्फ मैनिपुलेशन कहलाता है। व्हाट डू मीन बाय मैनिपुलेशन, मतलब जो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उसी में थोड़ा बहुत फेर बदल करके कुछ नया कर देना, क्या कहलाता है, मैनिपुलेशन। क्लियर है ना, कि इंसान ने अपनी मर्जी से जो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी उसी में थोड़ा बहुत चेंजेस करके उसको कुछ नया बना दिया, तो ये कहलाता है मैनिपुलेशन, ठीक है ना। तो अभी ये कोई डेरिवेशन नहीं हुआ, बस हमें क्या करना है, जैसे फॉर्मूला क्या है सही मायनों में, VE इज इक्वल टू अंडर रूट 2GM अपॉन R, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इंसानों ने दिमाग लगाया अपना, कि हम पहले से जानते हैं एक चीज कि G बराबर GM अपॉन R स्क्वायर होता है, तो हमने GM की जगह उठा के उसको रख दिया, तो ये एक नए टर्म में फॉर्मूला आ गया। क्लियर है ना, नहीं तो सही फॉर्मूला डिराइव तो वही हुआ है ना, अंडर रूट 2GM अपॉन R। हमने अंडर रूट 2GR को तो डिराइव नहीं किया ना, वो तो सिर्फ मैनिपुलेट करके एक नया फॉर्मूला गढ़ लिया हमने अपनी मर्जी से। समझ में आ रही बात ना। तो वैसे यहाँ पर भी एक नया फॉर्मूला हम गढ़ने जा रहे हैं प्रेशर के टर्म्स में, क्लियर। तो उसमें अक्सर हम पहले से जानती हुई चीज़ों का क्या लेते हैं, सहारा लेते हैं, कि जो हम पहले से जानते हैं उसके हिसाब से बनाते हैं उसको कुछ, है ना। तो अब हम पहले से क्या जानते हैं, तो हम कहेंगे सर वी नो दैट द आइडियल गैस इक्वेशन, द आइडियल गैस इक्वेशन इज, क्या होती है आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT। जरा याद करो, ये मैंने बताई हुई है आपको, आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, वेयर P इज प्रेशर ऑफ द गैस, V इज वॉल्यूम ऑफ द गैस, N इज नंबर ऑफ मोल्स, वेरी गुड, नंबर ऑफ मोल्स, R इज गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर। कोई डाउट तो नहीं इसमें, बहुत बढ़िया। अब इसकी हेल्प से हम लोग इसको थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। हमने क्या किया, P इक्वल टू, इसको ले गए V को नीचे, तो ये हो जाएगा P इक्वल टू N अपॉन V RT। व्हाट इज N इज नंबर ऑफ मोल्स, V इज वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन, कल ही बात हुई थी इस बारे में, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन बन जाता है। इसका मतलब P बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, CRT, वेयर C इज कॉन्सेंट्रेशन, मतलब मैंने अपनी मर्जी से C सिंबल ले लिया, किसके लिए, कॉन्सेंट्रेशन के लिए, और एक C सिंबल ऑलरेडी यहाँ भी है। इस C में और इस C में फर्क है, ये C तो है रिएक्टेंट को, सॉरी प्रोडक्ट की पहचान के लिए, प्रोडक्ट की पहचान के लिए, और ये C है कॉन्सेंट्रेशन वाला C। तो मैं कह सकता हूं P इक्वल टू CRT। अब अगर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को क्या रखा जाए, कांस्टेंट, जैसे कि हम अब तक जितने क्वेश्चन देख रहे थे, अभी हमने जस्ट पहले जो क्वेश्चन किया उसमें भी क्या लिखा था, एट 500 केल्विन, तो जनरली टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है, किसी एक फिक्स टेम्परेचर पर बात होती है। तो 500 केल्विन या जो भी आपको लेना है वो फिक्स टेम्परेचर ले लिया आपने। तो अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, R पहले से ही क्या था, कांस्टेंट, और R जो है वो, सॉरी R पहले से कांस्टेंट, टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट ले लिया, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C कह सकते हैं। मतलब प्रेशर ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट गैस। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे मैंने अभी बोला आपको कि भाई 4 गैसेस का मिक्सचर है, जैसे अभी ले लिया आप, इस कंटेनर में इक्विलिब्रियम के समय पर तीनों गैस थी ना, कौन कौन सी तीनों, PCl5 भी थी, PCl3 भी थी और Cl2 भी थी। इक्विलिब्रियम के समय पर रिवर्सिबल रिएक्शन की खासियत होती है कि जिस समय इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है उस समय सारे कंटेनर, मतलब
हर एक सब्सटेंस मौजूद होता है, रिएक्टेंट भी मौजूद होता है और प्रोडक्ट भी मौजूद होता है, समझ गए ना। और इरिवर्सिबल रिएक्शन में एक समय बीतने के बाद रिएक्टेंट पूरी तरीके से जीरो हो जाता है और प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाता है। इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है कि लगातार रिएक्टेंट कंज्यूम होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, एक समय आएगा रिएक्टेंट पूरी तरीके से खत्म, समझ लो ना। जैसे सपोज कर लीजिए कि आपने लकड़ी जलाकर खाना बना रहे हैं आप, तो एक समय आएगा वो लकड़ी का सारा टुकड़ा जल जाएगा, पूरी तरीके से जल के खत्म। तो लकड़ी रिएक्टेंट थी ना अभी यहाँ पर, वुड जो थी वो क्या थी, रिएक्टेंट। अब वो रिएक्टेंट पूरी तरीके से खत्म हो गया और जो नया प्रोडक्ट बना वो राख बन के तैयार हो गया, समझ में आ रही बात ना। तो कहने का मतलब है इरिवर्सिबल रिएक्शन में ऐसा होता है, लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन में हमेशा हमेशा इक्विलिब्रियम के समय पर सब कुछ अवेलेबल रहेगा, रिएक्टेंट भी अवेलेबल रहेंगे और प्रोडक्ट भी अवेलेबल रहेंगे। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, बहुत बढ़िया। तो बच्चे P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C भी कह सकते हैं, लेकिन इसकी भी जरूरत नहीं है। जब हमने ये फॉर्मूला बना लिया P इक्वल टू CRT, तो हम कह सकते हैं PA। व्हाट डू यू मीन बाय PA? इक्विलिब्रियम के समय पर A का पार्शियल प्रेशर, इक्विलिब्रियम के समय पर इस रिएक्शन के लिए चारों अवेलेबल रहेंगे कि नहीं। जिस समय इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा इस रिएक्शन का, तो उस समय हमारे कंटेनर में A भी होगा, B भी होगा, C भी होगा और D भी होगा। चारों अपना अपना प्रेशर डाल रहे होंगे, तो उनके इंडिविजुअल प्रेशर को कहा जाता है पार्शियल प्रेशर। क्लियर है? तो इसका मतलब PA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ART। बोलो मैंने गलत तो नहीं लिख दिया। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। और मैंने यही पढ़ा है कि P बराबर CRT होता है। तो किसी भी गैस के लिए, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर उसकी कॉन्सेंट्रेशन इनटू RT के इक्वल होता है, समझ में आई बात ना। तो इसका मतलब यहाँ से PA बराबर ART, PB बराबर क्या हो जाएगा, BRT, और ये सिंबल लगाने से पता चल गया कि कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है ना। फिर PC बराबर CRT, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, CRT, और PD बराबर DRT। ओके ठीक है, समझ गए ना। इतना तक कोई दिक्कत हो तो बोलो नहीं भाई। चलो जी नहीं है तो फिर एक काम कर लेते हैं ना, यहाँ से हम लोग केस, अगर मैं इसकी बात करूं, मान लीजिए मुझे प्रेशर दे रखे हैं और मैंने ये भी बता दिया आपको कि पार्शियल प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये जो फॉर्मूला आपने बनाया है उसी फॉर्मूले में हम इसकी जगह पर पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में भी तो बना सकते हैं फॉर्मूले को। तो हम कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, है ना, इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट is given by Kp। Kp क्या हो गया, देखिएगा ध्यान से, Kp इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, बोलो ना बच्चों। Kp इक्वल टू हो जाएगा सर Pa की पावर, नहीं ऊपर कौन है, प्रोडक्ट, Pc की पावर C। नहीं समझे भाई, ये इसके मैं बार बार कर रहा हूं, किसी की भी कॉन्सेंट्रेशन या किसी भी गैस का प्रेशर उसकी कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जहां कॉन्सेंट्रेशन है उसकी जगह क्या भी ले सकते हैं, P ले सकते हैं। तो PC की पावर C इंटू में PD की पावर PD की पावर D अपॉन, समझ पा रहे हैं ना, अपॉन में PA की पावर A और PB की पावर B। ये जानबूझ के मैं बराबर ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूं क्योंकि अब ये कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, क्या है, प्रेशर है। और PA का वैल्यू, सबकी वैल्यू आपके पास है। तो बताओ PA की वैल्यू क्या रखोगे, सर ये रखेंगे हम लोग CRT की पावर, बोलिए C, वेरी गुड। और सर ये दूसरी वाली क्या रखेंगे हम, वेरी गुड, ठीक है ना। तो ये हम रखेंगे सर DRT की पावर D, और ये सर नीचे आ जाएगा क्या, ART की पावर A, और ये हो जाएगा BRT की पावर B। आ गया BRT के पावर कितना, B। बहुत ध्यान से देखो, क्लियर हो रहा है। जरा देखो Kp इज इक्वल टू, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, C की पावर C इंटू D की पावर D इंटू RT की पावर, RT की पावर C यहाँ है और RT की पावर D यहाँ है। तो बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो हो जाएगा RT की पावर C प्लस D अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा, A की पावर A, B की पावर B और RT की पावर A प्लस B, RT की पावर A प्लस B। क्लियर। इसको मैं क्या कह सकता हूं, बोलो, ये जो बचा हुआ इतना टर्म क्या है, और ये क्या बन गया, Kc। और ये क्या हो जाएगा, RT की पावर, देखो फिर से बेस सेम है तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा C प्लस D
माइनस ए प्लस बी। क्लियर है? बहुत बढ़िया। ये हो गया भाई के पी इजक्वल टू के सी आर टी की पावर। आप मुझे खुद बताओ सी प्लस डी क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय सी प्लस डी? C plus D is the sum of number of moles of gaseous product. C plus D भाई small c plus small d is the sum of number of moles of gaseous product. Clear है? A plus B number of moles of gaseous reactant. इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं NP माइनस NR। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? और NP माइनस NR को मैं लिख सकता हूं क्या? डेल्टा N। तो ये हो जाएगा सर KP इज इक्वल टू KC RT की पावर डेल्टा N। बार बार कह रहा हूं, वेयर डेल्टा N इज इक्वल टू NP माइनस NR। NP इज द नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, एंड NR इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो डेल्टा N होता है। समझ गए ना? और डिफरेंस भी नहीं कहिए, बल्कि क्या कहिए? डिफरेंस तो चूंकि हमेशा पॉजिटिव होता है, उनका चेंज जो होता है हमेशा NP माइनस NR ही करेंगे, NR माइनस NP नहीं करेंगे। चाहे उसकी वैल्यू पॉजिटिव आए, चाहे नेगेटिव आए, चाहे जीरो आए। सुन लो, बात ना करो, ये बहुत काम का यार। किसी टॉपिक पे ये कहा गया हो कि ये पेपर में रखा हुआ है और फिर आप उस तरफ ध्यान ना दे रहे हो, तो ये बड़ी अफसोस की बात होती है। वापस ध्यान लगाओ, एक बार फिर कह रहा हूं, हमने कोशिश क्या की है, केपी और केसी में रिलेशन बनाया हमने। और कैसे बनाया सर? पहले हमने केसी का फॉर्मूला हम पहले से जानते थे, फिर हमने केपी का फॉर्मूला पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लिखा, वो इस बेस पर लिख दिया क्योंकि हम जान गए हैं कि पी जो होता है वो सी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे अब मैं बार बार आपको कह रहा हूं, मैं ये कहां से लाया हूं, आप इसको भी ला सकते हैं। कैसे? हम कहेंगे कि लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है आर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी। और फिर उस ए की जगह पर हम क्या रख सकते हैं? उस ए की जगह पर, समझ पा रहे हो कि नहीं यार? पता नहीं तुम लोग समझते हो कि नहीं समझते हो। यहां देखो, मैंने कहा आर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी है, मान लो ये है, यही होता है। तो मैं अगर चाहूं तो इसकी जगह पर, इस ए की जगह पर क्या रख सकता हूं? पी ए अपॉन आर टी। क्या लिख सकता हूं? पी ए अपॉन आर टी। और आर और टी दोनों क्या है? कांस्टेंट। क्लियर है ना? तो आर टी सब में से कॉमन आकर के क्या हो जाएगा? कांस्टेंट को बाहर कर दूंगा तो जो बचेगा वो यही बचेगा, पीसी की पावर सी, पीडी की पावर डी, पीए की पावर बी, ए पी बी की पावर पी। आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस यही ध्यान रखना है कि जो फॉर्मूला कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में होता है वही सेम फॉर्मूला पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में होता है। भाई बस यहां पर सिर्फ टर्म बदल गए ना, टर्म बदल गए। ये कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में है, वो फॉर्मूला पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में है। क्लियर? अब दोनों में रिलेशन बनाने की कोशिश की तो हमने कहा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस वाली इक्वेशन की हेल्प से, और उसको सिंप्लीफाई करते गए क्या बन के आ गया? Kp इज इक्वल टू KC आर टी टू द पावर डेल्टा N। क्लियर है इतनी बात? पक्का? बहुत अच्छे। हाँ अच्छा ठीक है। ये देखो आर टी की पावर यहां कितना है? C। और आर टी की पावर यहां कितना है? D। जब बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं। आर टी की पावर सी और आर टी की पावर डी को मल्टीप्लाई करोगे, एक्स की पावर ए और एक्स की पावर बी, नहीं समझे? एक्स की पावर एम इंटू एक्स की पावर एन को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या था आंसर? एक्स की पावर एम प्लस एन। वैसे किया, ये एक्स ही तो है, आर टी की पावर सी, आर टी की पावर डी, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। समझ रहे हो? पक्का? बहुत अच्छे, नोट कर लीजिए जितनी जल्दी हो सके। इसके बाद इस पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना? क्या हर केस में केपी, अच्छा इस अभी क्या लग रहा है, इसको देखकर क्या लग रहा है? केपी ग्रेटर देन केसी और केपी लेस देन केसी। केपी ग्रेटर देन केसी। क्या सोचकर? सर उसका शरीर विशाल लग रहा है, इसका शरीर विशाल लग रहा है, बड़ा लग रहा है, केपी छोटा लग रहा है, केसी ये वाली साइड बड़ी लग रही है, इसलिए ये बड़ा और ये छोटा है ना? ये ऐसा कुछ कह रहे हो? या फिर सर ये इतने बड़े के इक्वल है ये अकेला, इसलिए केपी बड़ा? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा? डेल्टा एन पर डिपेंड करेगा। नहीं समझे? मत क्या करो इतनी जल्दीबाजी, क्यों टेंशन ले रहे हो यार? मैथ्स पढ़ते हो ना, इतनी मैथमेटिक्स तो आपको आती है कि भैया हम इतनी जल्दीबाजी नहीं करेंगे, पहले चेक करेंगे कि केपी केसी से बड़ा है या नहीं है। क्लियर है? चलो पहले नोट कर लो, फिर डिस्कशन करता हूं, ठीक है ना? हाँ, केसी में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। केपी से बड़ा आएगा ही आएगा। सुनो ये बच्चे ध्यान लगाओ, सुनो
देखो प्रांजल को कितना बड़ा भयंकर कंफ्यूजन हो रहा है। क्यों नहीं आएगा? मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला कि NP माइनस NR ही लेना है। वो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, डिफरेंस नहीं लेना है। काउंटिंग कर लो, बताऊं? सुनो तो, डरो मत। N2 क्या है बोलो? नाइट्रोजन क्या है? गैस या लिक्विड या सॉल्ट? पहले बताओ। नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन अमोनिया। क्लियर? रिएक्शन बताओ। N2 प्लस 3H2 गिव्स आउट 2NH3। NP कितने हुए? प्रोडक्ट के मोल कितने हुए? 2। 2NH3 है ना? प्रोडक्ट के मोल कितने? 2। N2 के मोल कितना? 1। हाइड्रोजन के कितना? 3। 1 प्लस 3 कितने? 4। NP 2, NR 4, 2 माइनस 4 माइनस 2 आ तो गया नेगेटिव। डेल्टा N कैसा आया? नेगेटिव। जब डेल्टा N नेगेटिव होगा तो ये RT की पावर नीचे चली जाएगी। अब ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखने में खाली लग रहा मल्टीप्लाई, वो तो डेल्टा N पे डिपेंड करेगा कि मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा। समझ गए ना? यानी कुल मिला के कुछ नहीं याद करना है। KP KC के इक्वल भी हो सकता है, KP KC से बड़ा भी हो सकता है और KP KC से छोटा भी हो सकता है। तीनों केस पॉसिबल हैं। क्लियर? पहले इतना कर लो, अभी डिस्कशन करते हैं। इसके आगे मैं लिखवाऊंगा ना बाकायदा, परेशान मत होइए, ठीक है ना? आर्या नहीं समझ में आ गया? क्या बना फॉर्मूला? KP इक्वल टू KCRT टू द पावर डेल्टा N। अब ये जो आपको रिलेशन मिला ना, ये रिलेशन हमें दो चीजों के बारे में बता रहा है भाई। अगर आप ध्यान से देखना, इन विच केस, या फिर कुछ स्पेशल केसेस बनाते हैं इसके। स्पेशल केसेस में क्या बनाते हैं? ध्यान दो इधर। स्पेशल केसेस क्या? इफ पहला डेल्टा N इज इक्वल टू 0, दैट इज मीन्स NP बराबर NR। अगर डेल्टा N बराबर 0 होगा, अगर डेल्टा N बराबर 0, भाई डेल्टा N 0 कब आएगा? जब NP और NR दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल। क्योंकि NP माइनस NR ही तो डेल्टा N है। डेल्टा N मतलब NP माइनस NR। NP मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट के सारे जितने भी प्रोडक्ट की साइड में गैसियस मोल लिखे होंगे उन सब का सम, और जितने भी रिएक्टेंट की साइड में गैसियस मोल लिखे होंगे उन सब का सम, NR। क्लियर? तो NP माइनस NR 0 के इक्वल कब होगा? डेल्टा N 0 के इक्वल कब होगा? जब NP बराबर NR होगा। डेल्टा T बराबर 0 कब होगा? डेल्टा T बराबर 0 कब होगा? वेरी गुड, जब इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर सेम होगा। समझ में आई बात ना भाई? T2 माइनस T1, डेल्टा T बराबर T2 माइनस T1, वो 0 के इक्वल कब होगा? जब सर T2 और T1 सेम होंगे। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक, तो डेल्टा T बराबर 0। ठीक, कौन सा प्रोसेस? आइसोथर्मल प्रोसेस। डेल्टा T बराबर 0, कौन सा प्रोसेस? आइसोथर्मल प्रोसेस। क्लियर है? डेल्टा V बराबर 0, आइसोकोरिक प्रोसेस। क्लियर है? डेल्टा Q बराबर 0, एडियाबैटिक प्रोसेस। डेल्टा Q बराबर 0, चेंज इन हीट। तो सर हीट में कोई चेंज नहीं, मतलब हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, हीट ना तो बढ़ रही है ना घट रही है, इसका मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस। समझ रहे हो ना? तो चीज़ों को ध्यान लगाया करो, ठीक है? अगर डेल्टा N 0 होगा तो बताओ मेरे प्यारो, खुद बताओ मुझे कि KP कितने के इक्वल हो जाएगा? तो हम बोलेंगे सर KP बराबर KCRT की पावर 0, और किसकी पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो इसका मतलब KP बराबर क्या हो जाएगा? KC हो जाएगा। तो अगर तुमसे कल एक नंबर में क्वेश्चन आ गया, बार बार कह रहा हूँ, MCQs में क्वेश्चन आ गया कि इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट एंड द गैसेस रिएक्टेंट आर ऑलवेज इक्वल या आर इक्वल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, और चार ऑप्शन दे दिए, KP बराबर KC, KP ग्रेटर देन KC, KP लेस देन KC एंड नन ऑफ दीज, ऐसे करके दे दिया। तो क्या होगा? अगर गैसेस प्रोडक्ट और गैसेस रिएक्टेंट के मोल इक्वल होंगे तो KP KC के इक्वल होगा, KP KC के इक्वल होगा। समझ गए ना? यानी प्रेशर के टर्म्स में निकालो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या कॉन्सेंट्रेशन टर्म में न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। क्लियर? बहुत अच्छे। दूसरा केस, ये तो वो आपका केस 1, ठीक है ना? चलो जी, अब केस 2 में क्या करेंगे? इफ NP ग्रेटर देन, तीन ही तो संभावना बनती है ना, दो चीजों के बीच में तीन ही तो रिलेशन बन सकते हैं, या तो NP NR के इक्वल होगा या तो NP NR से बड़ा होगा, ठीक है ना? तो इफ NP ग्रेटर देन NR, तो बताओ डेल्टा N कैसा आएगा? अगर NP NR से बड़ा होगा तो डेल्टा N की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी। समझ गए ना?
पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब पॉजिटिव आएगा। और अगर डेल्टा एन पॉजिटिव आएगा तो केपी बराबर केपी इज ग्रेटर देन केसी हो जाएगा। नहीं समझे? केपी इज ग्रेटर देन केसी। अगर इस डेल्टा एन की वैल्यू जीरो, सुनो ना, अगर इस डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव हुई, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कुछ भी रहे, चाहे पॉजिटिव का मतलब 1/2 भी अगर हुई ना, पहली बात तो 1/2 होगी नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ किसी भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में फ्रैक्शंस में नहीं होते नंबर ऑफ मोल्स। हमेशा उनको हम क्या बना लेते हैं, अगर फ्रैक्शन में होता भी है तो उसको पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके होल नंबर बना लेते हैं, समझ गए ना। तो इसलिए डेल्टा एन हमेशा 1 या उससे बड़ा दिखेगा, आपको देखने में आएगा। क्लियर है? तो एनपी, हाँ बोलो ना। अरे बच्चे कह तो दिया, अगर हुआ भी तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर डेल्टा एन की वैल्यू 0 से बड़ी हुई, मैंने यहाँ इसीलिए क्या लिखा है, तुम डरो मत, 1 से बड़ी नहीं लिखी है, 0 से बड़ी, 0 से बड़ा कुछ भी पॉजिटिव होनी चाहिए बस। अगर डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव है तो जो आर टी की पावर पॉजिटिव में कुछ भी रहेगा, 1/2 भी रहेगा, तो क्या कहलाएगा, रूट आर टी। रूट आर टी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इससे मल्टीप्लाई होगी तो वैल्यू को बढ़ाएगी, ये घटाएगी नहीं। समझ में आ रही बात ना? अरे आर टी की पावर में कुछ भी रहे, बस पॉजिटिव होना चाहिए, तो केपी केसी से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है ना। क्लियर है? केपी इज ग्रेटर देन केसी, केपी की वैल्यू बड़ी आएगी केसी से, बार बार करो। अगर एनपी ग्रेटर देन एनआर, एनपी इज इक्वल टू एनआर, तो केपी इज इक्वल टू केसी। एनपी ग्रेटर देन एनआर, तो केपी इज ग्रेटर देन केसी। और बस केस थर्ड में क्या आ जाएगा, केस थर्ड में इफ एनपी इज लेस देन एनआर, तो इसका मतलब केपी इज लेस देन केसी। समझ गए ना? बहुत अच्छे। अभी एग्जांपल के तौर पर बात करेंगे। अब देखो, बार बार कह रहा हूं, क्वेश्चन में तुमसे पूछेगा, गिव सम रिएक्शंस या गिव वन रिएक्शन इन विच केपी इज इक्वल टू केसी। पहले तो बोल देगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, एंड गिव वन रिएक्शन, है ना, एक ऐसी रिएक्शन बताओ, स्टेट अबाउट वन रिएक्शन इन विच केपी इज इक्वल टू केसी। तो आप मुझे बताइए कोई एक रिएक्शन ऐसे सोचकर जिसमें केपी केसी के क्या होगा, सी प्लस। इसको इतनी पिटाई करूंगा इस लड़के की मुझे, क्योंकि ये रेगुलर क्लास कर रहा है फिर भी गलतियां कर रहा है ना। तुम देख नहीं रहे हो कितना सेफ खेल रहा है वो, तुम्हारे बगल में बैठा कितना सेफ खेल रहा है, तुम नहीं देख रहे हो। कल इतना असर हो गया कल का कि सबका सब बातें खेल खेल के बारे में हो रही हैं बस, है ना। नहीं देख रहे हो कितना सेफ खेल रहा है, कौन, उदय। जो आता है बस वही बोल रहा है, और जो नहीं आता उस पर तुक्का नहीं मार रहा है। जब जब बॉल देख रहा है कि हम मारने लायक आ रही तो मार रहा है, नहीं तो नहीं मार रहा है ना, छोड़ दे रहा है। समझ गए? हेड की तरह खेल रहा है, ठीक है ना। नहीं समझे तो आप समझो, यहाँ ध्यान लगाओ। अब तुम जल्दीबाजी कर रहे हो, ठीक है। क्या पूछा मैंने, ऐसी कोई रिएक्शन बताओ जिसमें केपी केसी के इक्वल हो। तो बच्चे पहली बात, सी प्लस O2 वाला एग्जांपल तो इसलिए भी नहीं देंगे क्योंकि वो रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है। कैसी है, इरिवर्सिबल है, तो उस पर तो इक्विलिब्रियम अप्लाई ही नहीं होगा। हाँ बताओ, गलत है, पिटाई कर दूंगा। अभी भी गलत बता रहे हो। हाँ ये देखो वो बता रहा है। अब सुनो, मैं बार बार कह रहा हूं, पहला एग्जांपल देखो, पहला H2 प्लस I2 इज इक्वल टू 2HI। इन दिस केस NP बताओ 2, NR। अच्छा ये सब गैस हैं, वो लिखेगा, वो उसकी आपको चिंता नहीं करनी कि सर हम कैसे याद रखेंगे ये गैस है या सॉलिड है लिक्विड है। वो रिएक्शन में लिख के देगा, हर बार लिख के देगा आपको कि ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, कृषि सिद्धांत है ना। तो इसका मतलब NP कितना 2, NR कितना 1 + 1 2। अब बताओ NP बराबर NR हो गया ना, तो इसका मतलब डेल्टा N बराबर 0, डेल्टा N बराबर 0, डेल्टा N बराबर 0, तो इसका मतलब KP बराबर KC। जिस रिएक्शन को देखकर, सुनो अभी ध्यान दो, जिस रिएक्शन को देखकर आपको पता चल जाए कि उसका डेल्टा N 0 है, उसका KP KC के इक्वल होगा। क्लियर है? बहुत अच्छे। दूसरा एग्जांपल ध्यान दो, 2NH3 gives out N2 + 3H2। बोलो NP कितना, NP 4, 1 + 3 कितना 4, NR कितना 2। बताओ NP माइनस NR, डेल्टा N बराबर NP माइनस NR बराबर 2, 4 - 2 कितना आ गया सर 2 आ गया। इसका मतलब डेल्टा N पॉजिटिव आया। अगर डेल्टा N पॉजिटिव है तो इसका मतलब KP इज ग्रेटर देन KC, तो इस रिएक्शन का KP KC से बड़ा होगा। समझ गए ना? बहुत अच्छे। तीसरा, इसी को उठा लो, चालाक बना करो ना, समझ गए ना। एक तीर से 2 निशाने करो ना, उसी को रिवर्स कर दो। 2NH3 गिव्स आउट N2 + 3H2 गिव हो गया,
अब बताओ डेल्टा n कितना आएगा इस केस में? डेल्टा n आएगा आपके पास सर, अच्छा मैंने उल्टा, मैं वही लिख दिया हूँ फिर से। क्या लिखेंगे? N2 प्लस 3H2 गिव्स आउट 2NH3। सर इस रिएक्शन में Kp इज, बोलो ना, Np कितना आएगा? Np 2, Nr 4, तो डेल्टा n की वैल्यू सर 2 - 4 कैसे आ गई? -2, जो कि नेगेटिव है, 0 से छोटी है। अगर 0 से छोटा होगा यानी Np लेस देन Nr होगा तो डेल्टा n 0 से छोटा आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा तो Kp Kc से छोटा हो जाएगा, Kp इज लेस देन Kc। बोलो समझ में आया कि नहीं? हो गया। मैंने 3 एग्जांपल दिए आपको। अब मुझे बताओ, PCl5 गिव्स आउट PCl3 प्लस Cl2, PCl5 गिव्स आउट PCl3 प्लस Cl2 का Kp Kc ट्राई कर दूंगा, ठीक है। सुनो, Kp इज लेस देन Kc होगा, नहीं समझे? सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, PCl5 गिव्स आउट PCl3 प्लस Cl2, तो प्रोडक्ट के मोल होंगे 2 और रिएक्टेंट का मोल होगा 1, तो 2 - 1 1, पॉजिटिव आया। डेल्टा n कैसा आया? पॉजिटिव, इसलिए Kp ग्रेटर देन Kc। अगर मैंने बोला PCl5 गिव्स आउट PCl3 प्लस Cl2, पिछली बार मैं कुछ गलत बोल दिया था क्या? हाँ ठीक है, ध्यान लगाओ। अगर ये रिएक्शन दी है PCl5 गिव्स आउट PCl3 प्लस Cl2, तो Kp ग्रेटर देन Kc। और अगर इसकी उल्टी दी है PCl3 प्लस Cl2 गिव्स आउट PCl5, तो 1 - 2 -1 आएगा। तो अगर डेल्टा n नेगेटिव तो Kp इज लेस देन Kc। समझ में आ रहा है? 100% पक्का? बहुत अच्छे। नेक्स्ट नो, SO2 प्लस O2 गिव्स आउट SO3। अगर बैलेंस ना हो तो बैलेंस खुद करना। SO2 प्लस O2 गिव्स आउट SO3, बोलिए कैसी होगी? चलो इसका बताना है आपको, ये पहले नोट भी करेंगे अभी, लेकिन मैं उसके लिए लिख दे रहा हूं। SO2 प्लस O2 गिव्स आउट SO3। पहली बात, अगर रिएक्शन में ना लिखा हो, सुनो, अगर रिएक्शन में उनकी स्टेट ना लिखी हो तो आप गैसेस मान लेना। अगर रिएक्शन में स्टेट ना लिखी हो, वैसे वो लिख के देगा हर बार, मेरी तरह नहीं छोड़ेगा जैसे मैंने छोड़ दिया। फिलहाल ये भी गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी गैस। बैलेंस करिए पहले इसको, सबसे पहले क्या करेंगे? बैलेंस। क्या आएगा? 2, और यहाँ भी क्या आएगा? 2। Kp इज लेस देन, बहुत बढ़िया। कितने लोग इसके साथ हैं? Kp इज लेस देन Kc, पक्का? 100%? हाँ बहुत बढ़िया, सही है, चिंता मत करो, ठीक है ना? अब तो चिंता में होंगे कि कहीं फंसा तो नहीं रहे अभी। नहीं, जो सही है तो सही है भाई, उसमें नहीं कोई गलती कर सकते हम। अब मैं थोड़ी की जबरदस्ती फंसा दूंगा, ठीक है ना? कारण Np कितने हैं? Np कितने हैं? 2। Nr कितने हैं? 3। Np माइनस Nr 2 - 3 -1, नेगेटिव आ गया। इसका मतलब Kp लेस देन Kc। समझ में आ रहा है? इसी रिएक्शन को उल्टा कर दूंगा तो Kp ग्रेटर देन Kc हो जाएगा, ठीक है? अभी को डाउट रह गया? हाँ बोलो। नहीं, Kc निकालते समय, सुनो हाँ देखा, एक और बात, Kc निकालते समय भी हम सिर्फ गैसियस मोल की कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं। अगर सॉलिड और लिक्विड दिया होता है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन को 1 मान लेते हैं। कितनी मानते हैं? 1। किसी भी सॉलिड या लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन जहां आ जाए, जैसे आपने रिएक्शन में तो लिख दिया उसको, जो भी रिएक्शन दिया उसका पहले आपने क्या लिख दिया? फॉर्मूला Kc की, Kc इक्वल टू इतना, जो भी क्वेश्चन में दे रखा है। फिर जहां सॉलिड या लिक्विड दिया होगा या एक्वस भी दिया होगा तो उसको 1 ले लेना है, डायरेक्टली 1, उसकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं ली जाती है। समझ गए ना? बहुत अच्छे, नोट करो इसको जल्दी से, ठीक है ना? लिखिए, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ Kc। एक न्यूमेरिकल है, फिर से पहले एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे आसान सा, फिर उसके बाद ठीक ठाक न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है ना? लिखिए, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन, है ना? फॉर द रिएक्शन क्या दी है? 2SO2 प्लस O2, ये गैस है, ये भी गैस है, और जो बना रहे हैं वो भी गैस है, ठीक है ना? गिवन क्या है? क्वेश्चन में गिवन क्या है? Kp इज इक्वल टू 3.4 बार इनवर्स। प्रेशर की यूनिट बार भी होती है, पता है ना आपको ये बात?
बहुत अच्छे। बार इनवर्स एट 1000 डिग्री सेल्सियस, कितने टेम्परेचर पर? 1000 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन देखिए कितना आसान सा है। क्या दिया आपको? एक रिएक्शन दिया है और उसका केपी दिया है, रिएक्शन दिया है उसका केपी दिया है ना। बार इनवर्स क्यों लिखा है? मैंने क्या बताया आपको कि केपी का भी, केपी की भी वैल्यू यानी यूनिट जो होगी वो वेरिएबल होगी। जैसे वहां मोल पर लीटर का इनवर्स नहीं आता क्या? लीटर पर मोल, मोलर इनवर्स नहीं आता क्या? देखे पहले सुनो, सबसे पहली बात ध्यान लगाओ, अगर मुझे इसका केपी लिखना होगा तो मैं केपी कैसे लिखूंगा बताओ? तो बोलूंगा सर केपी बराबर PSO3 का होल स्क्वायर, नहीं समझे, अपॉन PSO2 का होल स्क्वायर इनटू में PO42, नहीं समझे? पक्का? ये क्या हो जाएगा? बार का स्क्वायर। प्रेशर की ऐसा यूनिट तो होती है पास्कल, लेकिन प्रेशर की यूनिट बार भी होती है, ATM भी होती है, mm/Hg भी होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होती है। समझ मेरी बात ना? प्रेशर की बहुत सारी यूनिट होती हैं। टॉर भी होती है यूनिट, टॉर, TOR, टॉर। तो प्रेशर की बड़ी अलग अलग टाइप की यूनिट देखने को मिलती हैं। प्रेशर की यूनिट टॉर भी है, प्रेशर की यूनिट mm/Hg भी है, प्रेशर की यूनिट पास्कल भी है, प्रेशर की यूनिट ATM भी है, प्रेशर की यूनिट बार भी है। क्लियर? तो हम बार में ले रहे हैं अभी, ठीक है? तो ये क्या बन जाएगा? बिल्कुल होगी भाई, बिना रिवर्सिबल के तो ये काम ही नहीं होगा। अगर सुनो, इस चैप्टर में अगर मैं कोई नहीं भी बनाता हूं, पहली बात इस चैप्टर में कोई भी रिएक्शन इरिवर्सिबल नहीं ली जाएगी, सिर्फ रिवर्सिबल ही होंगी। अगर मैं कहीं जल्दीबाजी में भूल जाता हूं, डायरेक्ट एक एरो बना देता हूं, तो आप उसकी चिंता मत करिएगा, वो रिवर्सिबल ही होगी। एक बार फिर भी कंफर्म कर लेना, ठीक है ना? तो एक मिनट, बस एक मिनट रुक जाओ पहले। ये हो गया बार का स्क्वायर, ये भी हो गया बार का स्क्वायर, और ये क्या हो गया? बार। तो क्या आएगा आंसर? आंसर जो आएगा बार इनवर्स में आएगा। तो इसलिए केपी जो दे रखा है हमें बार इनवर्स में दे रखा है। अगर आपको केसी दे रखा हो तो आपको क्या क्या चाहिए होगा? आर चाहिए होगा। बार के टर्म्स में आर की वैल्यू बता चुका हूं मैं, याद नहीं है क्या? क्या होती है बताओ? 0.083, 0.083, नहीं, किसके टर्म्स में होती है ये? बार के। अगर प्रेशर को बार में लिया जाए, ठीक है ना, इस आर की वैल्यू मैंने कई बार पहले शायद कहीं लिखवाई है, 2-3। ऐसा यूनिट तो होती है 8.314, वो तो फिक्स है, वो तो पता ही है। आर की यूनिट 8.314 होती है, कब? ऐसा यूनिट में, ऐसा यूनिट में, ठीक है ना। लेकिन अगर प्रेशर को किस में लिया गया हो? बार में, ध्यान रखिएगा। तो फिर आर की वैल्यू क्या यूज करेंगे? 0.083। आर की 2-3 यूनिट वैल्यूज हैं, अलग लिखवा दूंगा, फिलहाल ये लिखिए। अब बताओ तुम्हें क्या निकालना है? इसका हमारे कोई अभी लेना देना नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है। बताओ क्यों नहीं है? क्योंकि भैया हमें कोई अलग अलग प्रेशर थोड़ी दे रखे हैं क्वेश्चन में, हमें तो केपी दे रखा है, केसी निकालना है। तो हम एक फॉर्मूला लगा देंगे, क्या? केपी बराबर KCRT की पावर डेल्टा। क्लियर है ना? मुझे निकालना क्या है? निधि नहीं समझ में आ रहा क्या? बहुत अच्छे। तो अभी बताओ मुझे क्या निकालना है? केसी निकालना है सर। और क्या दे रखा है? केपी दे रखा है। तो भाई लगा दिया फॉर्मूला, ज्ञान सर, ठीक है ना? देखो कैसे, केपी की वैल्यू रखो दो। केपी की वैल्यू कितनी दी है? 3.4। ये हो गया 3.4 इज इक्वल टू केसी की वैल्यू मुझे निकालनी है। आर की वैल्यू बताओ? 0.083, 0.083। टेम्परेचर की वैल्यू बताओ? 1000 डिग्री सेल्सियस है, उसको पहले केल्विन में बदलेंगे, कितना आ जाएगा? 1273 केल्विन, ठीक है ना? तो 1273 की पावर डेल्टा एन बताओ, सही बताना यार। -1 आ रहा है, हाँ बिल्कुल सही है, वेरी गुड। -1 कहाँ से? ये रहा ना, 2 माइनस यहाँ, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। की पावर कितनी हो गई? -1, 3.4। अब जरा ध्यान लगाइए, 3.4 इज इक्वल टू KC अपॉन, ये पावर -1 है तो उसको नीचे ले आके क्या कर सकता हूँ? पॉजिटिव कर सकता हूँ ना। तो ये हो जाएगा बच्चे 0.083 इंटू 1273, खत्म। इसको साइड ले जाओ, 3.4 इंटू में 0.083 इंटू में 1273। अब बताइए कितना आ गया? ये आ गया KC। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? नहीं समझे? बहुत अच्छे। इसको सॉल्व करेंगे, दौड़ते हुए आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है भाई। डिवाइड में था ना, उधर जाके क्या हो गया? मल्टीप्लाई। ये चीज़ यहाँ डिवाइड में थी तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगी, KC की वैल्यू निकल आएगी। शिवम नहीं समझ पा रहे हो? पक्का? बहुत अच्छे, जल्दी लिखो। हाँ, नहीं बदल रहे हैं। क्यों नहीं बदल रहे हैं?
बच्चे जब मेरे पास वैल्यूज़ हैं ऑलरेडी, आर की मुझे वैल्यूज़ पता हैं अलग अलग यूनिट में, आप पहले इतना कर लो, मैं भी आर की सारी वैल्यू लिखवा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। जब मुझे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ में पता है तो मैं क्यों बदलूँ उसको। देखिए आर की वैल्यूज़ बता देता हूँ अलग अलग, ठीक है, पी वी टी और आर। ध्यान से देखिए, एक टेबल बनवा देता हूँ। क्या, अगर प्रेशर दिया गया हो एटीएम में, प्रेशर दिया गया हो एटीएम में, वॉल्यूम दिया गया हो लीटर में, टेम्परेचर दिया गया हो केल्विन में, ध्यान सुनिएगा, ठीक है ना। अगर इस तरह दिया है तो वैल्यू लेंगे कितनी, 0.0821, 0.0821। इसकी यूनिट क्या होती है, लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। नहीं समझे, ध्यान सुनिए क्या कह रहा हूं। अब प्रेशर लिया गया हो एटीएम में, वॉल्यूम लिया गया हो लीटर में और टेम्परेचर लिया गया हो केल्विन में, तो आर लेंगे क्या, 0.0821। अलग अलग यूनिट में चीजों की वैल्यू अलग अलग नहीं हो सकती क्या, होती है, ठीक है ना। कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10 की पावर -11, पर ये ऐसा यूनिट में होती है। अगर इसी को आप सीरीज में निकालो तो कुछ और आ जाएगी। रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। अगर इसी को एसआई में निकालोगे तो 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। समझ गए ना। तो इसका मतलब अलग अलग यूनिट में वैल्यू अलग अलग हो जाती है, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो एक यूनिट तो ये हुई। एक हुआ अगर प्रेशर को लिया गया होगा किसमें, एटीएम में, वॉल्यूम को लिया गया होगा एमएल में, वॉल्यूम को लिया गया होगा एमएल में, इसको लिया गया होगा एटीएम में और इसको लिया होगा केल्विन में। देखना चाहूंगा कौन बताएगा। अभी मैंने जो बदलाव किया उसको सोच कर देखो, तुम में से कौन अच्छा स्टूडेंट बैठा है यार, जो मेरे कैटेगरी के स्टूडेंट जो चाहता हूं कि यार ये स्टूडेंट होना चाहिए कि सर ये आपने बता दे, तो ये बताने की जरूरत ही नहीं है। ये यहाँ लीटर था, हमने इसको क्या कर दिया एमएल, तो इधर जहां लीटर है उसको क्या कर देंगे एमएल। तो बताओ क्या आ जाएगा, 82.1 एमएल एटीएम पर केल्विन पर। ये कहां से आई यूनिट, ये समझ में आ रहा है। देखो क्या जानते हो आप, पी वी इक्वल टू एनआरटी नहीं जानते क्या, पी वी इक्वल टू एन आर। तो अगर मुझे आर की यूनिट निकालनी है तो क्या हो जाएगी, पी वी अपॉन एन टी बराबर क्या आर। प्रेशर की यूनिट, अगर प्रेशर लिया एटीएम में, वॉल्यूम लिया लीटर में, नंबर ऑफ मोल्स तो मोल में होते ही हैं, टेम्परेचर केल्विन में। ये वाला मामला बन गया। आई बात समझ में, अरे समझ लो, इधर ध्यान दे लो, इधर है ना। इसका क्या हो गया, लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। ये रहा लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। क्लियर। ये कैसे बना, मैं बार बार कह रहा हूं, ऊपर वाला बता दिया तो जरा सा भी बच्चा, जरा सा भी अगर, लाइक बहुत थोड़े लेवल की बात कर रहा हूं, ये बहुत टफ, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं, एक नॉर्मल सब स्टूडेंट जो है ना, थोड़ा जो पढ़ने वाला हो, बस ये मैं पढ़ने की इच्छा हो, वो भी कह देगा सर ऊपर वाला पता है, तो ये तो अपने आप ही पता जाएगा, जरूरत नहीं है। इसलिए ज्यादा नहीं रटना होता चीजों को। मैं ये क्यों इतना जोर दे रहा हूं, मैं तो चाहूं लो, और अभी बुक में 4-5 दी हुए हैं, मैं चाहूं तो उनको 10 बनवा दूं, अलग अलग यूनिट में पता नहीं कितनी बनवाई जा सकती हैं, समझ गए ना। लेकिन उतनी सारी रटनी नहीं है, दिमाग से काम लेना है, ठीक है ना, दिमाग से काम लेना है। चलिए जी एक और समझ लेते हैं, ठीक है। अगर वॉल्यूम दिया किसमें, डेसीमीटर क्यूब में, 1 डेसीमीटर क्यूब भी 1 लीटर के इक्वल ही होता है। 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के इक्वल होता है, बार बार कह रहा हूं, ठीक है। अगर वॉल्यूम लिया गया हो किसमें, डेसीमीटर क्यूब में, प्रेशर लिया गया हो किसमें, बार में, टेम्परेचर लिया गया हो किसमें, केल्विन में, तो ऐसे में रहेगी वैल्यू कितनी, देखो कौन बताएगा, कौन बताएगा वैल्यू क्या लेंगे। ये रही ना यार, कहां गई, ये रही, प्रेशर बार में, वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में। अरे भाई बात वही है, 0.083। क्लियर। क्या आएगा, डेसीमीटर क्यूब इंटू बार अपॉन में केल्विन इंटू मोल। नहीं समझे, सुनो बच्चों सुनो, प्रेशर लिया गया हो बार में, वॉल्यूम लिया गया हो लीटर में, टेम्परेचर लिया गया हो केल्विन में, तो क्या लेंगे, बोलो ना। प्रेशर लिया गया हो बार में, वॉल्यूम लिया गया हो लीटर में, टेम्परेचर लिया गया हो केल्विन में, तो सर सेम लेंगे ना भाई। अभी तो सर आपने बोला कि लीटर और डेसीमीटर क्यूब सेम ही होता है, 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब ही होता है। इस वाले क्वेश्चन में इसका मतलब उसने क्या कर रखा है, प्रेशर को बार में, वॉल्यूम को लीटर में और टेम्परेचर को केल्विन में ले रखा है। अब बताओ अगर ऐसा है तो आपकी जो केसी की वैल्यू आएगी वो मोल पर लीटर में आएगी या लीटर पर मोल, मतलब सॉरी मोल पर लीटर में आएगी या मोल पर मीटर क्यूब में आएगी।
या मोल पर ml में आएगी? कैसे आएगी? हम कहेंगे सर हमने R की जो वैल्यू चुनी है ना उसमें वॉल्यूम किस में रहता है? लीटर में रहता है, समझ गए ना? और मोल तो सब में मोल में ही है। मोल इसलिए मैंने नंबर ऑफ मोल्स के लिए n नहीं लिखा, मोल का कोई दूसरी यूनिट नहीं होती। समझ में आ रही बात ना? कोई डाउट तो नहीं? एक और बस लास्ट, अगर प्रेशर को लिया गया हो किस में? पास्कल में। देखो कितनी कम वैल्यू है केमिस्ट्री में इसकी। फिजिक्स सबसे पहले लिख देता है किताब पर विद SI यूनिट्स, समझ ना? आप ये सब पढ़ा करो, दिमाग लगाया करो। किताबों में शुरू में लिखा रहता है कि ये जो बुक लिखी गई है किस पर बेस्ड लिखी गई है, SI यूनिट को स्टैंडर्ड मानते हुए लिखी गई है, ठीक है ना? और वही किताबें कुछ जगहों पर SI यूनिट के सिस्टम में नहीं, जहाँ SI सिस्टम में पढ़ाई नहीं होती है वहाँ वो अपना सिस्टम चलाते हैं, तो वहाँ पर अलग तरीके की यूनिट्स ले जाएंगे, ठीक है ना? समझ में आ रही बात? खैर ये क्या हो गया? पास्कल। वॉल्यूम किस में? बोलो ना। अगर इसको पास्कल में लिया तो इसको मीटर क्यूब में, और टेम्परेचर तो सब कुछ किस में हो गया? SI यूनिट में। तो वैल्यू होगी कितनी? 8.314। क्लियर? कितनी होगी सर? ये हो जाएगी पास्कल मीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। समझ गए? पास्कल मीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। क्लियर है? बहुत अच्छे, नोट कर लो इसको, ठीक है ना? एक और भी रास्ता है इसी यूनिट को, चलो देखिए कौन तुम में से, फिर मैं कह रहा हूं, फिर से बताओ कौन अच्छा स्टूडेंट है। इसी यूनिट को एक और फॉर्मूले में लिख सकता हूं, इसी यूनिट को एक और फॉर्म में लिख सकता हूं, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर, नहीं समझे? न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल। बोलो गलत बोल दिया क्या? दिमाग लगाओ। पास्कल को लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर, और मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब कटेगा तो ऊपर मीटर रह जाएगा, तो न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल। नहीं समझे? बहुत अच्छे। इसी यूनिट को हम ये भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल। इसी यूनिट को हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं। बोलो। क्या होता है? हाँ, न्यूटन डॉट मीटर ही है ये, न्यूटन इंटू मीटर है ये। तो क्या होता है? जूल होता है। इसी को हम क्या भी लिख सकते हैं? जूल पर मोल पर केल्विन। जूल पर मोल पर, नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? न्यूटन मीटर किसकी यूनिट होती है? टॉर्क की। न्यूटन मीटर किसकी यूनिट होती है? यूनिट टॉर्क की। नहीं पढ़ी थी टॉर्क की यूनिट? न्यूटन मीटर। और वर्क की क्या होती है? न्यूटन मीटर। बस SI यूनिट के फॉर्म में बोलेंगे तो जूल। आई बात समझ में? चलो खैर इसको नोट डाउन कर लो। और मुझे लगता है कि अभी आज हमने एक ही क्वेश्चन किया बस इसके रिलेशन पर, KP और KC में रिलेशन को डेराइव करने के लिए हमने सिर्फ एक न्यूमेरिकल किया आज। क्लियर है ना? ये जो डेरिवेशन हमने किया है KP और KC में रिलेशन का, उस पर अभी एक न्यूमेरिकल हुआ। बचे हुए न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसका आंसर आया क्या किसी का? 359.24। ओके ठीक है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ये बताइए यूनिट बताइए, छोड़िए सारी बात। लीटर बार, मोल पर, हाँ इनवर्स, मोल पर लीटर का इनवर्स, या फिर सर लीटर पर मोल। नहीं समझे? ना पता हो ना? देखो अभी मैंने इसे लिख दिया भाई। अच्छे स्टूडेंट में तुम्हारी जगह होता ना, मैं फिर कह रहा हूं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसे करता, या तो मुझे वो समझ में आ जाता कि ये लीटर पर मोल क्यों लिखा, या नहीं आता तो मैं पूछता कि सर लीटर पर मोल नहीं समझ में आया, कैसे आ गया? मैं बता देता, मुझे मेरे सर बता देते हैं। आप मुझसे पूछो मैं तुम्हें बता दूंगा। समझ में आ रही बात ना? तो लीटर पर मोल कैसा है समझ में आया सबको? नहीं आया, तो इसलिए कह रहा हूं ना, नहीं आया तो बोलना है बच्चे। कैसे होगा यार? एक बात तो बताओ, यहाँ ध्यान दो। यहाँ अगर मैं इसी का KC लिखता तो क्या आता? यहाँ क्या आता? मोल पर लीटर का स्क्वायर। यहाँ क्या आता? मोल पर लीटर स्क्वायर। यहाँ क्या आता? मोल पर लीटर। ये स्क्वायर कट जाते, क्या बचता? 1/मोल पर लीटर। आंसर क्या आता? क्लियर? P और C एक दूसरे के क्या हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, करस्पॉन्डिंग है एक दूसरे के। कैसे हैं? अगर प्रेशर वाले टर्म में आया होगा पास्कल का स्क्वायर, अगर KP की वैल्यू पास्कल का स्क्वायर है तो KC की मोल पर लीटर का स्क्वायर होगी, क्योंकि पास्कल के करस्पॉन्डिंग कौन होगा? मोल पर लीटर। समझे ना? बार के करस्पॉन्डिंग
मोल पर लीटर, बार के करस्पॉन्डिंग मोल पर लीटर। यहां यूनिट क्या दे रखी थी हमें क्वेश्चन में, बार इनवर्स, तो यूनिट क्या आनी चाहिए, मोल पर लीटर का इनवर्स। नहीं समझे, पक्का, बहुत अच्छे। तो लीटर पर मोल मतलब फिलहाल जो आया मोल पर लीटर का इनवर्स कहो या फिर लीटर पर मोल कहो। बोलो एनपी बड़ा है या एनआर से या छोटा है इस केस में, एनपी इज ग्रेटर देन एनआर और एनपी इज लेस देन एनआर। एनपी इज, ये तो रहा, एनपी इज लेस देन, व्हेन एनपी इज लेस देन एनआर देन केपी इज लेस देन केसी। हमें कितना दे रखा था 3.4, आ कितना गया 359। ये तो कुछ गलत हो गया यार, दिमाग हो गया सन्नाटा। क्या हुआ ये सन्नाटा, तब कंपेयर करेंगे जब दोनों को किस में लेंगे, किसी में भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि मैंने केसी की जो वैल्यू निकाली है वो भी बार और लीटर मानते, मैंने आर को जो यूज किया, आर जो मैंने यूज किया वो कैसे हिसाब से यूज किया, प्रेशर को बार वॉल्यूम को लीटर मानते हुए यूज किया है, तो मैंने सेम यूनिट में ही लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपैरिजन उसी से करना पड़ेगा। फिर से बोलो, व्हेन एनपी इज लेस देन एनआर देन केपी इज लेस देन केसी। या तो उस पर यकीन कर लो, ये गलत हो गया, या फिर इसको इस पे यकीन कर लो, वो गलत हो गया। जबकि बताई गई दोनों बातें मेरे द्वारा ही हैं, तो ना गलत वो है ना गलत ये है, फिर क्या ऐसा मसला है। जादू होता जादू, गधो अभी भी वो बोल रहा है लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, 2-3 बार दूसरों को अगल बगल वालों को बता रहा है, मुझे नहीं बता पा रहा है, और मेरे कान इतने तेज है कि मैं सुन रहा हूं उसको भी। वो बोल रहा है बार बार कि अभी भी तो केपी लेस देन केसी ही है, लेकिन तुम्हें मैंने फंसा दिया। देखो तुम, इसे जादू कहते हैं, इसे नजर का फेर कहते हैं, तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल देना, समझ गए ना। एक अच्छा टीचर होने के नाते एक कमाल का जादूगर भी हूं मैं। देखो सामने सब कुछ तुम्हारे, मैं उसको ढक भी नहीं रहा हूं, छिपा भी नहीं रहा हूं, यहां खड़ा हूं सामने, ऐसे खड़ा हूं, और क्या बोल रहा हूं कि भाई एनपी बताओ एनआर से छोटा है कि नहीं है। तुमने हाँ में हाँ मिलाई, यस सर है, और यहां तक सही भी बात है। एनपी एनआर से छोटा है ना, डेल्टा एन नेगेटिव आया ना, डेल्टा एन नेगेटिव आया तो केपी केसी छोटा आना चाहिए ना। और क्या बोल दिया कि यार ये तो बड़ा आ गया। इससे नजर का, इससे कहता नजर का धोखा। यही जादू, असली जादू, वो जो ब्लैक मैजिक होता है ना, वो यही होता है। वो तुम्हारी आंखों पे क्या डाल देते हैं, पर्दा, हिप्नोटाइज कर देते हैं तुम्हें। समझ में आ रही बात ना। पहले अपने वश में कर लो और फिर उसके बाद में जो कहलवाना वो कहलवा दो। समझ में आ रहा कि नहीं। अरे गधो अभी भी सही है, ये केसी ग्रेटर देन केपी आया है, ना कि केपी ग्रेटर देन केसी आया है, समझे ना। केपी तो अभी भी कम ही है। क्या होना चाहिए, अच्छा आपको क्या लगता है, एनपी लेस देन एनआर मतलब क्या होना चाहिए, केपी लेस देन, तो वही तो है यार, वही तो है। नहीं है, नहीं समझे अभी भी। अरे बात को समझ तो गए ना पक्का, कि वो तुम्हें से मैंने धोखा दिया थोड़ा सा, ठीक है ना, कि तुम लोग देखो यार ये क्या हो गया, ये तो गलत हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया, हम इतनी मेहनत भी की, सब बेकार हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है ना। हमसे चूंकि उसने, अगर उसने हमसे, सुनो अब एक और बात, अगर उसने हमें यहाँ केसी देकर केपी निकलवाया होता तब फिर पक्का केपी छोटा आता, समझ गए ना। अब की बार तो केपी क्यों, केपी निकलवाया ना, तो क्या केपी केसी छोटा नहीं है, यहाँ हो गया क्लियर पक्का। इतना काफी आज के लिए इसमें ना, अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे, नहीं तो आपका दिमाग और ज्यादा खराब हो जाएगा इसको लेके। इसीलिए कहता हूँ पढ़ा करो मन से और अटेंटिव रहा करो, अटेंटिव रहा करो। लोग तुम्हें धोखे में ना ले जाएं, लोग तुम्हें इधर उधर थोड़ा बहुत भटका के और तुमसे जो मन करे वो कहलवा लें, ये ना करा करो, ठीक है ना, है ना। चलिए आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना।